वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, आज के दिन के हवाले से बात कर लेते हैं। तो माहौलियाती तब्दीलियों के असरात जहाँ पूरी दुनिया पर रूनुमा हो रहे हैं, वहीं पाकिस्तान कई शहर और ख़ास तौर पर लाहौर भी इसकी जद में है। ख़तरनाक हद तक बढ़ती मौसमी तब्दीलियाँ, ज़मीन के बढ़ते दर्जा हरारत, बारिशों में कमी, खुश्क साली और कहत का बायस बन रही हैं और हर दिन गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। माहौलियाती तब्दीली एक ऐसा आलमी ख़तरा है जिसके लिए आज ज़रूरी इक़दाम ना उठाए गए तो आने वाले कल का सामना नहीं कर पाएंगे। और माहौलियाती तब्दीलियाँ ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि चरिंद परिंद और दीगर अनवा हयात पर भी असरअंदाज हो रही हैं और इसी वजह से बहुत सारे जानवर और चरिंद परिंद सफ़ाए हस्ती से नापैद होते जा रहे हैं। दौरे जदीद में माहौलियात की आलूदगी और दर्जा हरारत में इजाफे के सबब सांस की, स्किन की और दीगर कई तरह की बीमारियों में भी इजाफा होता जा रहा है। इसके साथ साथ ये कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर उजागर करने के लिए हर साल 5 जून यानी कि आज के दिन को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से, और क्या इस बार गर्मी देर से आई है और इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है, इसकी कोई वजह है, और दीगर माहौलियाती असरात पर भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अर्बन इंफॉर्मेटिक एनालिसिस करती हैं वो डॉक्टर सहर ज़िया हैं, जिनसे हमने आपकी मुलाकात करानी है और उनसे ख़ास तौर पर आज के दिन के हवाले से बात भी करेंगे। डॉक्टर सहर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर सहर, आज क्योंकि आलमी दिन मनाया जा रहा है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया जा रहा है, तो हम किस तरह अपने एनवायरनमेंट को जो है वो महफूज कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, ख़ासतौर पर अब जैसे गर्मी आ गई है और गर्मी अभी इतनी ज़्यादा, तो आगे जो 2-3 महीने आएंगे उसमें और भी ज़्यादा गर्मी आएगी। इसकी वजह क्या है? सिर्फ ये क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही, या इसमें और भी फैक्टर्स हैं? इसमें अगर हम बात करें तो ग्लोबली तो हम सबको अंदाज़ा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। और इन माहौलियाती तब्दीलियों को अगर मैं माहौलियाती आलूदगी के तौर पे बयान करूं तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं अपने सराउंडिंग में, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हम सीवियर हीट वेव्स पूरे साउथ एशियन रीजन में जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर माहौल के हवाले से बात की जाए और पाकिस्तान के स्पेसिफ़िकली माहौल के हवाले से बात की जाए तो हर जगह रिपोर्ट्स में, मीडिया पे आपको हम सरे फहरिस्त नज़र आ रहे होंगे, ना सिर्फ अपने मीडिया में बल्कि इंटरनेशनली भी। फ़िज़ाई आलूदगी आपने देखा होगा कि उसमें बाहर के रिसर्चर्स इवन रिसर्च करते हुए ये कह रहे हैं कि इतनी हैज़र्डस एयर क्वालिटी है जो कि लाहौर को सर फहरिस्त रख रही है उन तमाम बड़े शहरों में अक्रॉस द वर्ल्ड कि आप उसको इसमें रहते हुए 7 साल ज़िंदगी आपकी कम होती जा रही है। इसी तरह से अगर आप दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो आप पानी की गंदगी है जो कि कॉन्टिन्यूसली, अभी मैं देख रही थी कि जो हमारा चल रहा होता है, समटाइम न्यूज़ हम देख रहे होते हैं, उसमें हमारा जो पानी की सतह है लाहौर की स्पेसिफिकली वो 2 से 3 फीट पर ईयर कम होती जा रही है, जो कि हमारे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के रिजल्ट्स हैं। इंटरेस्टिंगली माहौलियाती तब्दीलियों में सिर्फ यही 2 तब्दीलियाँ या यही 2 आलूदगियाँ हमारे माहौल को मुतासर नहीं कर रही हैं। उसमें नॉइज़ पोल्यूशन, इवन लाइट पोल्यूशन जिस पे हम बात नहीं कर रहे, उसमें भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा, ऑल्दो इट वाज द रिपोर्ट ऑफ 2022, के नॉइज़ेस्ट टॉप 10 सिटीज़ में इस्लामाबाद को मार्क किया गया। आई वॉज वेरी शॉक्ड व्हाइल रीडिंग इट। उसका ये तस्वुर किया जाता है कि वो बहुत खामोश साइलेंट सिटी है। सो व्हेन आई वाज रीडिंग दैट डॉक्यूमेंट तो आई वाज वेरी वंडरिंग कि अगर उसकी ये सिचुएशन है कि वहाँ पे 105 डेसिबल माहौलियाती ये आलूदगी जो कि ख़ास तौर पे नॉइज़ शोर के साथ एसोसिएट की जा रही है, रिकॉर्ड की जा रही है, तो व्हाट वुड बी द सिचुएशन ऑफ लाहौर, कराची, मुल्तान एंड ऑल अदर सिटीज़। तो ये क्या मतलब क्या सूरत हाल है, क्या उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट कहाँ ऐसी जगह पे लगा दिया कि वर्ल्ड वाइड वो ये चीज़ मार्क करें कि इस्लामाबाद इंडिया के 2 बड़े शहरों के बाद सबसे नॉइजियस सिटी में कंसीडर किया जा रहा है। इसी तरह से लाइट पोल्यूशन की बात की जाए, उसमें किस तरह से माहौलियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं या आलूदगी हम तस्वुर देख रहे हैं, तो वर्ल्ड एटलस है जो कि आर्टिफिशियल ब्राइट लाइट को मैयर करती है, तो उसमें भी लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, तमाम बड़े शहर जो हैं उस वर्ल्ड मैप पे
बहुत नुमायां तौर पे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आप इन तमाम माहौलियाती तब्दीलियों को, आलूदगियों को देख रहे हो। लेकिन ये जितनी भी हमने पोल्यूशंस हैं या नॉइज़ पोल्यूशन है, फ़ज़ाई आलूदगी है, बाकी चीज़ें उस पर हमने बात की है, लेकिन आपको क्या लगता है पाकिस्तान ही इन माहौलियाती तब्दीलियों का सबसे ज़्यादा शिकार क्यों होता जा रहा है? उसमें बहुत हद तक जो अपना इंडिविजुअल हमारी आप समझ लें कि आदत हैं, वो बहुत हद तक अपना किरदार अदा कर रही हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे आपको इन तमाम चीज़ों को हल करना है। गवर्नमेंट विल टेक एक्शंस, डेफिनेटली गवर्नमेंट इज़ डूइंग इट्स एफर्ट एंड पुटिंग इट्स एफर्ट, लेकिन वहाँ पर अगर आप इंडिविजुअली इसको नहीं करोगे तो आप एक वल्नरेबल पॉपुलेशन बनते जाओगे, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। हम उन फहरिस्त में मौजूद हैं जो कि अभी लो इनकम है, और बहुत सी वल्नरेबिलिटी कम्युनिटी जो है वो डिपेंडेंट कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है, जिसमें हमारे बर्थ रेट ज़्यादा होने की वजह से हमारे बच्चों की तादाद ज़्यादा है। तो वो एक ऐसा ग्रुप है जो कि डिपेंडेंट ग्रुप है, द एज ग्रुप एंड द चिल्ड्रन। तो उनकी वजह से पाकिस्तान लो इनकम कंट्री में रहते हुए इन तमाम मौसमियाती तब्दीलियों को ज़्यादा फेस कर रहा है। ये चैलेंजेस इस मुल्क के लिए ज़्यादा हैं। लेकिन क्या ये चैलेंजेस से निपटा जा सकता है? किस तरह की वर्किंग हमें करनी चाहिए इन फ्यूचर? आपको क्या लगता है कि हम कब तक इससे कोप अप कर सकेंगे? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और यहाँ पे बल्कि इस प्लेटफॉर्म पे ये बात करना मुझे बहुत खुशी महसूस होगी कि आपके पास इन तमाम सस्टेनेबिलिटी को, अब ये आप कह रही हैं कि इसको कॉप अप हमने कैसे करना है, तो इसके लिए सस्टेनेबल हमें कुछ अप्रोचेस को लेकर चलना है, और उसके कुछ पिलर्स हैं, कुछ असूल हैं जिनको अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम नियर बाय इसको कॉप अप कर लेंगे। पहला असूल यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करना, और हमारे जो मीडिया है दैट इज़ डूइंग इट वेरी वेल। जैसे आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे दुनिया न्यूज़ ने मुझे इनवाइट किया, सो इट्स अ वेरी गुड वे कि आप लोगों को अवेयर करें। मेरी इस 15-20 मिनट की टॉक में उनको कुछ आप समझ लें फैक्ट्स एंड फिगर्स पता चलेंगे, जिनको अगर कुछ कम्युनिटी ऐसी होगी जो उसको लाजमी पढ़ने की कोशिश करेगी और देखने की और जानने की कोशिश करेगी। दूसरा असूल है बिलीफ। आपका छोटे से छोटा इकदाम और आपका बड़े से बड़ा इकदाम दोनों काउंट करते हैं जब भी आप कोई इन्वायरमेंट के हवाले से कुछ अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। अगर एक इंसान, एक सिटीज़न खा के रैपर रोड पे फेंक रहा है तो उसको आके गवर्नमेंट ने नहीं उठाना, वो आपका अपनी जिम्मेदारी है। सो टेक इट फ्रॉम योर होम, टेक एक्शंस एट योर इंडिविजुअल लेवल विदाउट थिंकिंग कि हम बड़ा काम कर रहे हैं या छोटा कर रहे हैं, मेरे एक रैपर फेंकने से क्या फ़र्क पड़ेगा, बट दैट्स काउंट अ लॉट। द थर्ड प्रिंसिपल या थर्ड पिलर इज़ टू बिल्ड अ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मीन्स कि आप जब कोलैबोरेट करना शुरू करते हो, लोगों के साथ उनसे बात करना शुरू करते हो, इन माई बिलीफ काफ़ी जगहों पे मैं ये बात पहले भी कोट कर चुकी हूँ कि 8 बिलियन पॉपुलेशन है इस टाइम, दुनिया की आबादी 8 बिलियन है, और 8 बिलियन फिंगर यूनिक प्रिंट्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर एक इंसान को दिए हैं। एवरीवन हैज़ इट्स ओन थिंकिंग। तो क्यों ऐसा नहीं है कि हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को सुन के उससे डिसएग्री करने की बजाय उसके साथ एग्री करके एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट को जनरेट करें, एंड देन वी कैन मूव ऑन। द लास्ट वन इज़ दिस इज़ हाउ वी क्रिएट अ कम्युनिटी। जब हम कोलैबोरेट करेंगे, हम हर एक के छोटे से छोटे इकदाम को भी सराहेंगे और बड़े से बड़े इकदाम को भी अच्छा तस्वुर करेंगे, तो इन दैट वे हम एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप कर लेंगे जो इन एनवायरमेंटल चैलेंजेस को डील करने के लिए बहुत कारआमद रहेगी। तो आपको लगता है कि जितने भी अब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इस तरह की कोई मसला नहीं है, उन्होंने इन्हीं पिलर्स के ऊपर काम किया है, तब जाके वो एक मॉडल अपना बना पाए हैं और हमें भी इसी को ऑप्ट करना है? एग्जैक्टली, दे आर डूइंग इट रियली वेल। और इंटरेस्टिंगली अभी मैं इसी का पार्ट हूँ जहाँ से मैंने ये सीखा कि दिस मॉडल मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड इन पाकिस्तान एज वेल। दिस इज़ अ मूवमेंट, ग्लोबल मूवमेंट, यूनाइटेड पीपल ग्लोबल, और वो लोग इसी तरह से दे आर ट्रेनिंग द सस्टेनेबल लीडर्स। उन्होंने 500 ऐसे अफराद को सेलेक्ट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड जो थोड़ा सा पोटेंशियल रखते थे, थोड़ा सा वर्किंग करना चाहते थे इन अ पॉजिटिव वे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज अमंग देम। उन 500 लोगों में से एक मैं हूँ जो कि लाहौर को हाईलाइट कर रही हूँ और बता रही हूँ कि इन कामों पे हमें काम करना है। एंड दिस इज़ हाउ दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस कि ये मॉडल है, इसको फॉलो करें, डेफिनेटली यू विल अचीव। तो वो ना सिर्फ खुद उस मॉडल को फॉलो करें बल्कि वो लोगों को भी ट्रेन कर रहे हैं टू बी द पार्ट ऑफ दिस मॉडल, टू इम्प्लीमेंट इट एंड टू फेस ऑल द चैलेंजेस, एनवायरमेंटल चैलेंजेस। वो तो ट्रेन कर रहे हैं और इकदाम भी उठा रहे हैं, लेकिन
पाकिस्तान में किस तरह उठाए जाएंगे, वो रेप्लिकेट यहाँ पर किस तरह किए जाएंगे, हुकूमत किस तरह इसमें अपना किरदार अदा कर सकती, बिकॉज दे हैव द पावर और वसाइल और जितनी बाकी चीज़ें वो उन्हीं के पास, और वो ही एक बड़े स्केल पर इसको लेकर आ सकती हैं, इम्प्लीमेंटेशन करा सकते हैं। तो उसको किस तरह, अब जैसे लाहौर की आप सूरत हाल देख लें, सर्दियों में तो हमने देखा है कि जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो 600 से भी क्रॉस कर रही होती है, इवन दो कि गर्मियों में भी जो है ये 150-200 तक हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इतना हमें दे रहा होता है इसकी रीडिंग्स। तो ये तो मज़ीद इंक्रीज़ करती जाएगी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें इस हवाले से जैसे मैंने बताया कि अगर हम इस मॉडल को फॉलो करते हैं जिसमें हमने ये नहीं सोचना कि हम कुछ बड़ा काम ही करेंगे और उसका बड़ा आउटपुट ही आएगा तो हम मूव कर सकते हैं। इन दैट केस उन्होंने जिस मॉडल पे मतलब अभी मैं काम कर रही हूँ, दे हैव जस्ट गिव मी एन अपॉर्चुनिटी कि एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करें जिसमें सिर्फ आप इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं। अच्छा। और उसमें हम जैसे आपने कहा कि जब तक हम इंडिविजुअल लेवल पे कर लेते हैं वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा तो हम कैसे मूव कर सकते हैं। तो उसके लिए दे ट्रेन्ड दैट हाउ यू विल फाइंड आउट द रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स जो इसमें इंटरेस्टेड हूँ, जिसमें अपना पार्ट रोल प्ले करें और आप फिर उसमें कुछ ना कुछ अचीव करो। फॉर दैट आई हैव स्टार्टेड वन इनिशिएटिव फॉर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स। जैसे लाहौर की फ़िज़ाई आलूदगी जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा है और इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं उसके लिए व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी कार जब वो रोड पे आती है तो हर साल उसको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है कि इट्स गुड टू गो ऑन द रोड। पाकिस्तान में ये सिर्फ अभी तक कमर्शियल सर्विसेज के लिए है, ये कमर्शियल कार्स के लिए है, ये इंडिविजुअल कार ओनर्स के लिए, डोमेस्टिक कार्स के लिए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जबकि हम रिपोर्ट्स में देख रहे हैं कि 83% जो है वो दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर दैट इज़ कंट्रीब्यूटिंग इनटू द एयर पोल्यूशन। सो व्हाई वी आर इग्नोरिंग दैट डोमेस्टिक सेक्टर, जो एक बंदा घर से गाड़ी लेके निकल रहा है एंड ही और शी डोंट हैव दैट टाइम टू सी के हमारी गाड़ी में से अगर ये धुआं निकल रहा है तो हम इसको कंट्रोल कर लें। तो ये डोमेस्टिक के लिए भी सर्टिफिकेट इशू करना जो है वो ज़रूरी है, जिसके लिए अभी ताहाल में पंजाब सेफ सिटी के साथ और जो विक्स इदारा है उसके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो लेट्स सी व्हाट वुड बी द फ्रूटफुल रिजल्ट। दैट्स गुड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। अच्छा, दूसरे डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक का यूजेज भी अभी भी हमारे मुआशरे में हो रहा है। आई डोंट नो कि बाहर हो रहा है कि नहीं हो रहा, पाकिस्तान में तो हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, इवन तो कभी एक ड्राइव भी शुरू की जा रही है हुकूमत की तरफ से, लेकिन प्लास्टिक की वजह से हमारा जो माहौल है वो कितना ख़राब हो रहा है। प्लास्टिक के जो once we have used it, तो उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि डिस्पोज हो जाएगा। हमने तो फेंक दिया ना, हमने तो घर से फेंक दिया। बट इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज। और उसमें आप अभी जो इंटरनेशनल स्टडीज़ आई हैं, बिकॉज आई बिलोंग टू द एकेडेमिया सेक्टर, तो रिसर्चर्स को रीड करती रहती हूँ, उसमें ये लिखा गया था कि व्हेन अ मदर इज़ अ प्रेग्नेंट तो उसके फीटस में आपके पास प्लास्टिक एलिमेंट्स जो हैं, ट्रेसेस जो हैं वो मिल रहे हैं। अच्छा। उसके ब्रेन में। सो दैट्स वाई आप ये कंसीडर कर लीजिए कि हाउ हैज़र्डस इट इज़। हमने उसको इस्तेमाल किया, हमने उसको फेंक दिया, लेकिन उसके बाद उसके असरात इवन ऑन अ फीटस इज़ वेरी रिमार्केबल। तो व्हाट वुड बी द सिचुएशन। फिर इसी तरह से हम प्लास्टिक के जो बर्तन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मेलामाइन इज़ वेरी इन आवर रेगुलर यूजेस, उसके बाद उसका माइक्रोवेव के में उसको गर्म करना। प्लास्टिक के डिस्पोजेबल बॉक्सेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ऑल दीज आर हैविंग some of the very negative effects on our health that should be you can say reduced at some certain stages, वो हो जाने चाहिए। लेकिन let's see what the drive is going on and how it मतलब हमें घरों में ये प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल के बर्तन यूटेंसिल्स जो यूज़ कर रहे होते हैं या जो वो प्लास्टिक के डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ कर रहे हो वो भी नहीं करने चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि उसके हमें वो असरात शायद फ़ौरन से महसूस नहीं हो रहे थे, बट इट हैज़ सम लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स जिनको हमें समझना है एट दिस लेवल। और जब ये अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी कि आज से ही हमने इसके इस्तेमाल को ख़त्म कर देना है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक नॉर्म बन जाएगा कि हमने इसको दोबारा नहीं करना, या हमने आप समझ लें प्रैक्टिस में वो चीज़ आ जाएगी एंड देन वी कैन डू दैट। फॉर दैट अगेन आई शेयर वन ऑफ द मॉडल कि आप सबसे पहले एक चीज़ को फॉर्म करते हैं। आपने कहा कि आपने ये काम नहीं करना, आपने एक लॉ को फॉर्म कर लिया। नाउ विल स्टार्ट टू स्ट्रॉन्ग, अच्छा ये नहीं तो फिर व्हाट वुड बी द ऑल्टरनेट, एंड अल्टीमेटली वो एक नॉर्म बन जाएगा और
आप उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे. सो दिस इज़ हाउ यू कैन इवन स्टार्ट एट योर इंडिविजुअल लेवल. और फिर आप एक कम्युनिटी डेवलप कर लेते हो तो किसी भी सोल्यूशन, किसी भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के लिए यस यू कैन हैव ऑप्शंस टू सॉल्व इट विदाउट थिंकिंग कि मेरे एक करने से क्या होगा. एग्जैक्टली कतरे कतरे से दरिया बनता है ना. तो इसलिए आप अपने, आपकी जो जिम्मेदारी है, आपकी जो ड्यूटी है, आप वो निभाइए. बाकी आपके साथ साथ मिलके जो है वो एक चेन तैयार होती जाती है. कोई आपको देखेगा, उसको अच्छा लगेगा वो चीज़, वो करेगा, उसको कोई देखेगा, तो एक चेन तैयार होती जाएगी. इस तरह हमारा मुआशरा भी तब्दील हो जाएगा. और जो माहौलियाती तब्दीलियों से हम लोग जूझ रहे हैं या जिसकी वजह से हम सफ़र कर रहे हैं वो भी किसी हद तक बेहतर हो पाएगी. दूसरा ये कि गवर्नमेंट ने भी नो प्लास्टिक के हवाले से उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है विच इज़ वेरी गुड. इम्प्लीमेंटेशन अगर हो जाए तो फिर तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा. हमारा जो माहौल है वो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा. डॉक्टर सहर हमारे साथ मौजूद थी. डॉक्टर सहर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और आज के दिन के हवाले से हम बात कर रहे थे. यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू जागो लाहौर. और जनाब अब कुछ हम बात कर लेते हैं ओरल हाइजीन के हवाले से. और इस पर हमने एक एक्सपर्ट हमारे पास डॉक्टर हैं, उनको हमने इनवाइट किया है आज के इसके शो में. और आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये टॉपिक होने वाला है क्योंकि जितने भी मिथ्स हैं रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री हमने आज उनको डिस्कस करना है. बहुत मज़े के मिथ्स हैं हमारे पास जिनको हम अच्छे तरीके से आपके सामने भी रखेंगे और उन पर बात भी करेंगे कि क्या वाकई ऐसी चीज़ें हैं या नहीं है. दूसरा ये कि हमारी मॉर्निंग हैबिट क्या होनी चाहिए, हमारी ओरल हाइजीन के हवाले से हमें किस तरह अपनी ओरल हाइजीन को बेहतर करना चाहिए. बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे मुंह से बदबू आती है, बैड ब्रेथ होती है. उसकी क्या वजह है, वो क्यों आ रही होती है, उसका हल किस तरह निकाला जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे. इस पर बात करने के लिए डॉक्टर सलमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जो कि डेंटिस्ट हैं. डॉक्टर सलमान आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में. कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, थैंक यू. डॉक्टर सलमान आज हमने बात करनी है मिथ्स इन डेंटिस्ट्री के. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में सुन रहे होते हैं लोगों के थ्रू कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा. सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि जी स्केलिंग जो भी साल बाद कराते हैं या जो आफ्टर 6 मंथ्स करा रहे होते हैं, ज़्यादा स्केलिंग कराने से आपके दांत जो है ना वो वीक हो जाते हैं. वाकई ऐसा है या ये सिर्फ मिथ है? अच्छा, ये मिथ इस तरीके से है कि स्केलिंग यूजुअली जब हम फॉलो पे पेशेंट्स को बुलाते हैं आफ्टर 6 मंथ्स और ईयर, उसके बाद रिकमेंडेड होती है. अच्छा. स्केलिंग कराने से दांत कभी भी वीक नहीं होते. ये किस तरह का मिथ है कि देखें जो दांतों में कैलकुलस और प्लाक होता है वो दांत और मसूड़े से जुड़ा हुआ होता है. स्केलिंग में सिर्फ जो प्लाक और कैलकुलस है जो दांत और मसूड़े से अटैच होता है, कभी वो मसूड़े के अंदर होता है, कभी वो मसूड़े के ऊपर होता है. जो मसूड़े के अंदर वाला प्लाक और कैलकुलस है वो हमें नज़र भी नहीं आता और पेशेंट ये समझ रहा होता है कि मेरे मुंह में तो कोई बीमारी है नहीं, ना ही कोई इस तरह से कुरेड़ा जम रहा है, तो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. बट जब हम स्केलिंग स्टार्ट करते हैं तो जो प्लाक या कैलकुलस मसूड़े के अंदर छुपा हुआ होता है वो हम उसको रिमूव करते हैं. देन दे रियलाइज़ कि हमारा जो एक हिडन कैलकुलस था वो कितना ज़्यादा दांतों में मौजूद था. और ये सिंपल एक मिथ है, इसमें कोई ऐसी सदाकत नहीं है. हाँ, लेकिन प्रॉपर फॉलोअप और बहुत ज़्यादा कोई भी ट्रीटमेंट हो, अगर वो ओवर ट्रीटमेंट लिया जाएगा या कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको करेगा, उसके डेफिनेटली एडवर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट्स आते हैं और वो आते हैं. कोई चीज़ ओवर नहीं हो, कोई चीज़ अंडर भी नहीं हो. इट शुड बी टू द अप्रोप्रिएट लेवल कि व्हेन उसको नीडेड हो. सो इसके लिए प्रॉपर फॉलोअप आफ्टर एवरी 6 मंथ्स एंड द 12 मंथ्स वुड बी रिकमेंडेड सो द हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको असेस करे कि वाकई इसको स्केलिंग की ज़रूरत है या हम उसको कुछ और डिले कर सकते हैं. अच्छा, मतलब स्केलिंग से आपके जो वीक नहीं होते हैं बिल्कुल दांत, वीक नहीं होते. लेकिन वैसे अगर मैं पूछूं कि कितना रिकमेंड किया जाता है कि आफ्टर कितने देर हमें स्केलिंग करा लेनी चाहिए? अच्छा, स्केलिंग या आप कह लें जो पॉलिशिंग है वो यूजुअली रिकमेंडेड होती है 12 मंथ्स के बाद, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट ओरल हाइजीन. बाज़ लोगों की ओरल हाइजीन बहुत वेल मेंटेन्ड होती है
तो वो उसको 12 मंथ से थोड़ा सा उसको 16 मंथ्स की तरफ भी लेके जा सकते हैं। लेकिन बाज़ लोगों की हाइजीन ऐसी होती है कि वो उनको 6-7 मंथ्स के बाद अगर तो कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन उनकी ओरल कैविटी को इफ़ेक्ट नहीं कर रही तो 6 to 8 मंथ्स में यूजुअली रिकमेंडेड होता है। लेकिन हाइजीन अगर बहुत अच्छी है तो ये ड्यूरेशन 1 साल के बाद से लेकर 16 महीने इवन के 2 साल तक भी चला जाता है। लेकिन अगेन ये सारी एक ड्यूरेशन, एक रेंज ऑफ द ड्यूरेशन है। आई वुड रिकमेंड आप अपने डेंटिस्ट को हर 6 मंथ्स के बाद उसको विजिट करें। वो आपकी प्रॉपर चार्टिंग करता है। चार्टिंग मीन्स वो आपकी हर चीज़ को एवेल्यूएट करता है, दांत को, मसूड़ों को और बहुत सारी कंडीशंस को वो देखता है। देन फिर वो उस वक्त फैसला किया जाता है कि हम इसको स्केलिंग कब कर सकते हैं या वो ट्रीटमेंट रिकमेंड करता है। अच्छा, दूसरी मिथ ये है कि जब हमारा विजडम टूथ निकलता है जिसको अक्ल दाढ़ कहा जाता है, और एक तो वो पेनफुल बहुत होता है, ये तो एक तो ये बताएं कि ये पेनफुल क्यों होता है। दूसरा ये कि कहा जाता है कि जो हमारा अपर विजडम टूथ होता है अगर उसको हम निकलवा देंगे, एक्सट्रैक्ट आउट करा देंगे तो उसकी वजह से हमारी नज़र वीक हो सकती है। अच्छा, ये वाकई मुझे भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती हैं ये बातें, और मैं जितनी भी मैंने प्रैक्टिस की है और जितने भी मेरे दोस्त हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि पेशेंट्स हमारे पास ना इस तरह की बातें लेके आते हैं और वो करते हैं और वो शायद रिलक्टेंट भी फील करते हैं। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की कि अकल दाढ़ पेनफुल होती है, देखें उसके रीज़न क्या है। ओरल कैविटी के अंदर एक स्पेस है जिसने हर दांत को अकोमोडेट करना है, ठीक हो गया। अब जब अकल दाढ़ निकलती है उसको वो ड्यू स्पेस मिलती नहीं है जितनी स्पेस होनी चाहिए। उससे क्या होता है कि वो जो आपका नेचुरल टूथ है, दैट इज़ द टूथ नंबर 7, जहाँ तक आपकी दांत होने चाहिए, उसको वो हिट करता है। उसको वो जब वो ख़राब करता है, दूसरा वो मसूड़े में से निकलने की कोशिश करता है। जब उसको जगह नहीं मिलती तो या तो वो बेचारा निकल नहीं पाता या वो कुछ ऑड पोजीशन में निकलता है। जब वो निकलता है ऑड पोजीशन में तो मसूड़ा उसके ऊपर आता है और जब पेशेंट खाता है तो उसको वो दर्द होती है और बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। मुंह कम खुलता है, बैड ब्रेथ होती है, स्मेल भी आती है और कुछ नहीं खाया जाता। तो ये सिचुएशन है। बेहतर ये होता है कि अकल दाढ़ जो रिकमेंडेड एज है, जो नेशनल बोर्ड्स या हम दूसरी भी बुक्स पढ़ते हैं या रिसर्च हम पढ़ते हैं, उसमें एट द एज ऑफ 18 ईयर्स टू 22 ईयर्स उसको निकलवा देना चाहिए। अगर विजडम टूथ आपकी ओरल कैविटी में प्रेजेंट हो गए हैं और वो मौजूद हैं, उससे होता क्या है कि आपकी बहुत सारी जो इसको हम कहते हैं इंटरसेप्टिव ट्रीटमेंट, कि एक बीमारी को हम प्रिडिक्ट करते हैं कि मुंह में स्पेस कम है उसकी वजह से और जो एसेंशियल टूथ हैं वो इफेक्ट होंगे, तो हम एक नॉन एसेंशियल जो एसेसरी टूथ है उसको हम निकाल दें ताकि हमारा एसेंशियल टूथ का डैमेज ना हो। और जहाँ तक आपने बात की कि अपर टूथ को निकलवाने की वजह से नज़र कमज़ोर हो जाती है, ये सिंपल एक मिथ है। देखें आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें, जो ओल्ड एज में हमारे जीडियाटिक पेशेंट्स हैं जिनके मुंह में कोई दांत नहीं है, मेरे ख्याल में उनको तो फिर बिल्कुल ब्लाइंड हो जाना चाहिए अगर इस तरह की कोई सिचुएशन। वो लोगों ने ये कहा होगा ना कि ऊपर वाला जो है तो ऊपर वाले की जो लिंक है वो आंखों से है और उसमें दांत निकलने से नज़र कुछ कमज़ोर हो जाएगी। तो ये सिंपल एक मिथ है। इस तरह की कोई ऐसी सिचुएशन अब तक मेरी नॉलेज में ना कोई केस रिपोर्ट हुआ है, ना मैंने किसी रिसर्च में पढ़ा है, ना मैंने किसी केस रिपोर्ट में आज तक पढ़ा है कि अपर जो अकल दाढ़ होती है उसको निकलवाने की वजह से आंखें कमज़ोर हो गई हैं। मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा। आज की डेट में अगर कुछ हो गया हो तो आई कैन नॉट से एनीथिंग। अच्छा, ये तो चले ऊपर वाली अकल दाढ़ से कहा जाता है ना कि आंखें कमज़ोर हो जाती हैं या आपकी नज़र कमज़ोर हो जाती है। कहते हैं कि नीचे वाली अगर आप अकल दाढ़ निकलवा रहे हैं तो उसकी वजह से आपके नेक के जो मसल्स हैं वो भी पुल हो सकते हैं या उनमें भी कोई मसला आ सकता है। देखें, होता ये है कि ड्यूरिंग दी आफ्टर दी सर्जरी, ठीक है, हर ट्रीटमेंट बॉडी उसके अगेंस्ट अपना एक रिएक्शन देती है, ठीक है। वो पेन भी हो सकता है, स्वेलिंग भी हो सकती है, कुछ नेक में स्ट्रेन भी आ सकता है, बट इट इज़ जस्ट फॉर लाइक 2 days 3 days एंड 4 days। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो आपका डेंटिस्ट और आपका सर्जन है, वो आपको बाकायदा पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि सर्जरी के बाद की इंस्ट्रक्शंस देता है कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन इसमें भी कोई ख़ास सदाकत नहीं है कि नेक के मसल्स लूज़ हो जाएंगे या वो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा, स्ट्रेन होगा। आफ्टर द सर्जरी 2-3 days का एक पीरियड होता है, उसके बाद एवरीथिंग वुड बी फाइन अप टू द जो भी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम होता है। ये सिंपल एक मिथ है जो कि लोग नहीं करवाते। मैंने आपको जो एज रिकमेंड की है ना, दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ बोथ विजडम टूथ। मतलब निकलवा देनी चाहिए, इसका कोई नुकसान नहीं है और कोई फायदा भी नहीं है। देखें, आप विजडम टूथ से खा नहीं सकते, सही। अकल दाढ़ से आप कैसे खाएंगे? वो आप ये समझ लें कि वो तकरीबन हलक के अंदर ही होता है।
आप इतने दूर तो आपका लुकमा भी नहीं जा सकता, और अगर आप वहाँ से खाने की कोशिश करेंगे अल्टीमेटली आपको एक वॉमिट हो जाएगी। इवन इफ मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात कहना चाहता हूँ, इफ़ समवन वांट्स टू ट्राई इट, जस्ट ट्राई, लेकिन आप नहीं खा सकते और अल्टीमेटली आपको लगेगा कि मुझे उल्टी आ रही है, मुझे हुकाई आ रही है। मुंह में लुकमा जो है वो 7वें दांत तक जाता है। हमारे मुंह में 28 दांत हैं, 7 7 7 7, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स हैं हमारे मुंह में, तो 28 दांत ही इस्तेमाल होते हैं नॉर्मल प्रॉपर च्यूइंग के लिए। दैट्स इट, ठीक है, मतलब अकलदाढ़ियाँ जो हमारी विजडम टूथ है वो नहीं यूज होते हैं, यूजलेस है, वो यूजलेस है। उसका अब तक का कोई इस तरह, हाँ बहुत कम केसेस हैं कि जिसके अंदर हमें अकल दाढ़ को बचाना हमारी एक मजबूरी बन जाती है। मतलब इट्स लाइक 1% या 2%, 99% ऑफ द केसेस के अंदर अगर विजडम टूथ के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, आई वुड रिकमेंड, और बहुत सारी बुक्स भी रिकमेंड करती हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट प्लानिंग कि आप उस टूथ को अगर वाइबल है तो उसको आप एक्सट्रैक्ट कर दें अगर वो पेशेंट के बेनिफिट में बात जाती है। मतलब वो एक्सट्रैक्ट कर लें, उसका कोई नुकसान भी नहीं है और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा ये है, बहुत सुनने को मिलता है डॉक्टर सलमान कि डेंटिस्ट्री इज़ वेरी एक्सपेंसिव, आप डेंटिस्ट के पास जा ही नहीं सकते हैं, फॉलोअप के लिए भी जा सकते हैं, इवन दो कि आपको बहुत कोई बड़ा मसला हो गया है दांतों के हवाले से, फिर आप जाएंगे, वरना तो नहीं आप जा सकते। अच्छा, वाकई ऐसा है जैसे आपने मतलब एक्सप्लेन किया है, और लेकिन मैं ये नहीं कि आई एम हेल्थ केयर प्रोवाइडर, मैं डेंटिस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं ये बात कह रहा हूँ, डेंटिस्ट्री बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। एक्चुअली हमारी जो नेग्लिजेंस है वो बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, देखें, हम जब इस बात को करते हैं ना कि फैमिलीज पेशेंट्स हमारे पास फॉलोअप पे आएँ, उसका क्या मकसद होता है? उसका मकसद ये होता है कि अगर कोई डिज़ीज़ कोई स्टार्ट हो रही है और हम उस चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि हमने इसको इस वक्त इंटरसेप्शन या इसको ट्रीट इस वक्त करना चाहिए, वो ये होता है कि हम उसको किसी बड़ी बीमारी से रोक रहे होते हैं। अच्छा, देखें, अगर आप एक बहुत छोटी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देंगे और वो चीज़ सिक्योर हो जाएगी तो आपको बड़ी इंटरवेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्टीमेटली इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड ऑब्वियसली द फाइनेंस। मतलब ये आपकी नेग्लिजेंस पे डिपेंड करता है कि आप उस बीमारी को या उस प्रॉब्लम को कितना एग्रीवेट होने देते हैं, और उसकी वजह से फिर वो जो आपका खर्चा होता है वो भी बढ़ता है। वो भी डेफिनेटली बढ़ जाता है। बेहतर ही होता है कि आप उसको एक शुरू में पकड़ लें, अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे पकड़ लें, उसको ग्रैब कर लें तो वो बहुत चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो फिर आपको एक्सपेंसिव भी नहीं लगेगी। लेकिन हमारे यहाँ असल में माइंडसेट है कि जब तक कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक हम नहीं जाएंगे, हमने कहीं नहीं जाना, डॉक्टर के पास नहीं, हमने जाना, डेंटिस्ट के पास तो और भी नहीं जाना। हाँ, अच्छा, जो और मिथ है वो ये है कि जो मिसवाक करते हैं, इस तरह की और भी चीज़ें कर रहे होते हैं दांतों को साफ़ करने के हवाले से, उनको लगता है कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं तो हमें फिर ब्रशिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सपोज़ अगर एक बंदा मिसवाक कर रहा है तो फिर वो क्या ब्रशिंग करे या ना करे? देखें, मिसवाक इज़ समथिंग एल्स, ब्रशिंग इज़ समथिंग एल्स। इन दोनों चीज़ों का कोई कंपैरिजन नहीं है। मिसवाक करना अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, सुन्नत है और करनी भी चाहिए, लेकिन मिसवाक करने के जो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, लाइक इट वाज लाइक गुड 10-15 ईयर्स बैक, 42 मसनून तरीके हैं, इतने मसनून तरीके जिस तरीके से मिसवाक को होल्ड करना है और करना है, ठीक है। आप उसको ब्रशिंग से कंपेयर मत करें, दोनों की अपनी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। प्रॉपर ब्रशिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, वो अपनी जगह एक अफादियत रखता है, सुन्नत करना अपनी जगह एक अफादियत रखता है और सुन्नत भी है तो वो उसको भी करें। दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें, दोनों का कंपैरिजन मत करें, ठीक है। दोनों चीज़ों की एक अलग अलग एक सिग्निफिकेंस है, उसको उस तरीके से लेना चाहिए। मतलब अगर मिसवाक कर रहे हैं तो उसके साथ भी आपको ज़रूरत है कि आप ब्रशिंग करें। डेफिनेटली ब्रशिंग करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा स्मोकर्स के हवाले से कहा जाता है कि जो स्मोकिंग करते हैं उनके दांत ख़राब हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं, वाकई? स्मोकिंग करने से दांतों पे स्टेन आता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कॉफ़ी, टी या चाय पीने से भी कहते हैं कि आपके दांत जो है येलो हो जाते हैं या स्टेनिंग हो जाती है। बिल्कुल, डेफिनेटली उसमें स्टेनिंग होती है, और स्मोकिंग में सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये होता है कि वो आपके मसूड़ों को बहुत बैडली इफेक्ट करते हैं। अच्छा, आपके मसूड़ों को, आपकी बोन को, उन सब चीज़ों को बहुत बैडली इफेक्ट करते हैं। तो स्मोकिंग इज़ नॉट एडवाइजेबल, इवन वेप इट्स नॉट एडवाइजेबल। आजकल बहुत कूल कल्चर बन गया है कि वेप पीने का, तो मैं तो उसको कभी रिकमेंड नहीं करता। इनफैक्ट हमें एक कैंपेन चलानी चाहिए कि जिसमें हमने वेपिंग को स्टॉप करने के कुछ मेजर्स लेने चाहिए, जिस तरह स्मोकिंग सीजेशन प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा लॉन्च किए हुए हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और जो मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने भी लॉन्च किए हुए हैं। तो आई थिंक इस चीज़ को हमें स्टॉप करने के लिए जो हम कैंपेन चला सकते हैं वो हमें करना चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर दी हेल्थ।
ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि अब ये घरों में बहुत ज़्यादा हो रहा होता है डॉक्टर सलमान के डिफरेंट टोटकाज जो है ना वो घरों में यूज़ किया जाता होता है जी। बेकिंग सोडा जो है ना वो यूज़ कर लें दांतों को चमकाने के लिए, फिर कुछ ऐसी ब्लीचिंग किट्स मिल रही होती हैं बाज़ार में, मार्केट से इजीली अवेलेबल हैं, जो कि आप घर में लाके आराम से लगाएं और आपके दांत जो है ना वो चांद की तरह, दूध की तरह चमकना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें यूज़ करनी चाहिए और क्या वाकई इनसे हमारे दांत जो चमक सकते हैं? देखें, दांत ज़रूर वाइट हो सकते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता कि दांत वाइट ना हो, लेकिन देखें जो ओवर द काउंटर जो ब्लीचिंग प्रोडक्ट्स हमें अवेलेबल होती हैं, हम उसके अंदर जो केमिकल्स की कंसंट्रेशन होती है ना तो हमें पता होता है, ना हम उसको किसी को दिखा के, किसी डेंटिस्ट को दिखा के उसको रिकमेंड करवा के उसको यूज़ करते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो ओवर ब्लीच करती हैं। सेकेंडली वो मसूड़े को एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमा पहुंचाती हैं। थर्ड ये होता है कि ब्लीचिंग के बहुत सारे एडवर्स सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो कोई रियलाइज़ नहीं करता। ओवर द काउंटर देखें, उनका काम है उन्होंने चीज़ को मार्केट करना है, जो भी कंपनी XYZ। सेकेंडली मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ओवर द काउंटर ब्लीचिंग किट्स को लें अनटिल एंड अनलेस वो कोई अथॉरिटी अप्रूव्ड ना हो। और सेकेंडली हर ब्लीचिंग किट के पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन लिखी हुई होती है, जिसको हम लोग एज अ नेशन बिल्कुल भी पढ़ने की कोशिश नहीं करते। उन्होंने एक लाइन बाकायदा क्लियर कट लिखी हुई होती है, इट शुड बी यूज्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर / डेंटिस्ट। वो हम नहीं पढ़ते, बाकी हम सब कुछ पढ़ लेते। अच्छा, ठीक है। तो वो ना कोई, मेरे पास तो आज तक कोई पेशेंट लेके नहीं आया कि सर डॉक्टर साहब मैंने ब्लीचिंग किट खरीदी, आप ये देखें, मैं ये क्या आप ये रिकमेंड करते हैं, क्या इसके अंदर वो केमिकल्स हैं जो कि मुझे यूज़ करने चाहिए। मेरे पास आज तक कोई शख्स नहीं आया, कोई पेशेंट, इवन फ़ॉरेन से भी कभी कोई मेरे पास नहीं आया कि डॉक्टर साहब यूज़ कर लें, और लोग करते हैं। और उसके ऑब्वियसली सर्कमस्टेंसेस वो फिर उसके हिसाब से होते हैं। लेकिन क्या बेकिंग सोडा यूज़ करना चाहिए? बेकिंग सोडा यूज़, देखें बेकिंग सोडा में एक नेचुरल कैपेसिटी है, वो करता है, लेकिन मैं उसको फिर भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ना हमें उसकी प्रॉपर क्वांटिटी का पता है, ना हमें प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन का पता है। सो आई वोंट रिकमेंड कि हम कोई इस तरीके से कोई टोटकाज जो है वो इस्तेमाल करें। आई थिंक प्रॉपर ब्रशिंग अगर आप कर लें, और ब्रश के पीछे एक टंग स्क्रैपर होता है, उससे ज़बान को स्क्रैप कर लें, एक दफ़ा दिन में माउथ वॉश यूज़ कर लें, लिक्विड ज़्यादा इस्तेमाल करें तो और स्मोक कम से कम करें या बिल्कुल नहीं करें। डाइट अपनी नॉर्मल रखें और अपनी यानी कि स्लीपिंग हैबिट्स को अच्छा रखें, तो इंशाल्लाह ताला हर चीज़ बहुत अच्छी रहेगी। और फॉलो अप एक रख लें तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरा जैसे मैं बात करती थी कि मॉर्निंग हैबिट्स भी हमारी बड़ी होती हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं कि जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारी बैड ब्रेथ हो रही होती है, मुंह से बदबू आ रही होती है। बेशक अगर हम रात को कुछ ना भी खा के सोएं तो सुबह भी ये हो रहा होता है, इसकी क्या वजह है और किस तरह इसका हल किया जा सकता है? अच्छा, रात को फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रश करके सोना चाहिए। ठीक है। सेकेंडली, अगर आप रात को ब्रश करके सोए हैं तो सुबह बैड ब्रेथ नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर आप अपने, अगर फिर भी आ रही है फिजिशियन से अपने कंसल्ट करें। यूजुअली नहीं है कि मुंह की वजह से ही बैड ब्रेथ हो, बाद औक़त मैदे में जलन, तेज़ाबियत और बहुत सारी ऐसी रीगर्जिटेशन होती है जिसकी वजह से मुंह में बहुत बैड ब्रेथ आती है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड है, जिसमें जिंजर बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से बैड ब्रेथ बहुत ज़्यादा आती है। रात को ब्रश करने के बाद टंग को स्क्रैप करके सोना बहुत एक रिकमेंडेड प्रोसीजर है। सुबह आप आराम से, अगर आपने रात में ब्रश किया है, सुबह कुल्ली करें, नाश्ता करें, आधे घंटे के बाद दोबारा ब्रश करें और ब्रश करके जो भी मामलाती ज़िंदगी है वो आप स्टार्ट करें। दैट इज़ अ रिकमेंडेड प्रोसीजर। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके दांतों की वजह से आ रही हो या और ओरल भी हाइजीन सिस्टम्स की वजह और भी से। रीजन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो अगर तो ओरल कैविटी का मसला नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली अपने जो जनरल प्रैक्टिशनर है उससे कंसल्ट करें, वो आपकी बैड ब्रेथ को रूल आउट करेगा। और क्या स्मोकिंग ज़्यादा करने से भी होता है? वैसे डेफिनेटली होता है कि आपकी बैड ब्रेथ होती है, बिल्कुल होती है बैड ब्रेथ। तो इसलिए स्मोकिंग भी थोड़ी सी कम करें, वो आपकी वैसे भी ओरल हाइजीन को तो ख़राब कर ही रही होती है, आपकी लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है कि आपकी ज़िंदगी भी उसके अंदर हो रही होती है। तो आप लोगों ने ये तमाम तर जितने भी मिथ्स थे डेंटिस्ट्री से जुड़े हुए, उनको हमने आज तोड़ने की कोशिश की है और आप तक जो भी उसकी रियलिटी है वो पहुँचाने की कोशिश की है कि किस तरह आप अपनी ओरल हाइजीन को मेनटेन कर सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर सलमान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर सलमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पर आपको बता रहे होते हैं उनसे जनाब फ़ायदा उठाने की कोशिश किया करें। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमने अपने मुआशरे को किस तरह खूबसूरत भी बनाना है और तरक्की याफ्ता भी बनाना है, क्योंकि कोई भी मुआशरा तरक्की याफ्ता होना उसका पता इस बात से लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो कितने शऊर याफ्ता हैं या उनका शऊर कितना बुलंद है। लोग आते हैं चले जाते हैं, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं रहता है, मगर वो लोग जो अपने जहन का पूरा इस्तेमाल करते हैं ना, उन्हें कभी भी फरामोश नहीं किया जाता है कि वो माशरे के लिए ऐसी कंट्रीब्यूशंस करते हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाता है। उनकी वजह से ही एक माशरा दूसरे से मुकाबला करने के लायक बनता है। यही वो लोग होते हैं जो तारीख़ बनाते हैं। अमूमन हम बस सर्वाइवल की जंग लड़ रहे होते हैं। अगर देखा जाए ना तो इंसानी सलाहियतों की तौहीन है ये, क्योंकि एक इंसान जिसका जहन सारी दुनिया को ज़ेर कर सकता है, उससे महज आप 2 वक्त की रोटी का काम लें या बस इस बात पर इक्तफ़ा कर लेना कि कोई अच्छी जॉब मिल जाए, ये तो उस इंसान के लिए, उसके जहन के लिए तौहीन है। अब सवाल ये है कि हम कैसे अपने दिमाग की सलाहियतों को बढ़ा सकते हैं। इस बात का पता इस तरह चलाया जा सकता है कि हम उन लोगों की ज़िंदगियां देखें जो इस मकाम पर जिए हैं, जो बाकियों से मुख्तलिफ थी, जिनकी जहानत, जिनका दिमाग बेमिसाल था। ऐसे लोगों पर मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्चेस हुई भी होती हैं, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जाती है, फिल्म्स बनाई जाती हैं, जिनके नतीजे में चंद ऐसी चीज़ें या ऐसे पॉइंट्स निकाले जाते हैं जो इन सब में मुश्तरका थे। तो आइए एक एक करके ना हमने उनका जायज़ा लेना है कि वो लोगों के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो कि मुश्तरका थी। सबसे पहले जनाब वो लोग जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग किस्म का जो माइंड है ना, वो माइंडसेट रखते हैं। किसी बात का सिर्फ एक पहलू देखने की बजाय उनका हर पहलू पर ध्यान होता है। अगर किसी मसले का सामना होना तो उनका सारा फोकस जो है ना सॉल्यूशंस पर होता है, ना कि वो बार बार अपने मसले पर अपनी जो तवानाई है, एनर्जी है, उसको खर्च करते हैं। दूसरे, वो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, यानी उन्हें अपने जज्बात पर काबू आता है। ऐसे लोग कभी जज्बात को अपनी अक्ल पर हावी नहीं होने देते हैं। ये चीज़ उन्हें ज़िंदगी में स्टेबल भी रखती है और वो उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं जिन पर ध्यान देने की उन्हें ज़रूरत होती है। और तीसरे वो लोग कि उन लोगों के अंदर अडेप्टबिलिटी एंड जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, उसका पहलू बाकियों की निस्बत ज़्यादा पाया जाता है। वो अपनी लाइफ में सख्त जो है ना फ़ैसले भी करते हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म की हकीकतें भी वो तस्लीम कर रहे होते हैं। उनके नज़दीक कोई बात हतमी नहीं होती है। यही वजह है कि वो नए ख़यालात और नए इल्म की राह अपने लिए कभी भी बंद नहीं होने देते। ये चीज़ उनकी ज़हनी सलाहियत को मज़ीद बढ़ाती है कि इल्म उनके पास कई ज़ावियों से आता है, वो हर ज़ाविये को समझकर अपनी राय बनाते हैं। चौथा कि ये लोग जो होते हैं ना, इंटेलेक्चुअली क्यूरियस होते हैं। यही वजह है कि उनके अंदर एक कह लें कि जज्बा हमेशा मौजूद होता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने का, लर्निंग का। कभी भी ये जज्बा उनका ख़त्म नहीं होता। वो हर रोज़ कोई ना कोई नई बात सीखते हैं। वो सीखने के लिए कह लें कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस पर यकीन रखते हैं और उनकी ज़िंदगी में कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जब वो किसी शख्स से या किसी वाक़ये से कोई सबक ना सीख रहे हों। चौथा ये है कि वो हर वक्त सोचते रहते हैं और यही वजह है कि उनकी जो मॉरल रीज़निंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा दूसरों से बेहतर होती है। वो अखलाकी मसाइल के ऊपर बड़ा वाज़े तौर पर मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं। क्या सही है, क्या गलत हो रहा है, इस बात का इल्म उन्हें बाकियों से ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होता है कि वो, क्योंकि वो इन बातों के पीछे जो छुपी हुई दलीलें हैं ना, उनको अच्छी तरह से समझते हैं। और यही वजह है कि वो अखलाकी तौर पर बेहतर होते हैं, क्योंकि वो मुनसिफाना फ़ैसले करने के अहल भी होते हैं। पांचवी चीज़ कि वो दूसरों के साथ ताउन को अहमियत देते हैं, अच्छी टीम वर्किंग करते हैं, वो दूसरों का बेस्ट सामने लाते हैं। उनसे जो मुंसलिक, उनसे जो जुड़े लोग होते हैं ना, वो कारामद बन जाते हैं। उनकी सोहबत में इतनी ताकत होती है कि वो साथ वाले लोगों को सोना बना सकते हैं। और छठी चीज़
वो अच्छी याददाश्त भी रखते हैं, उसके साथ साथ वो छोटी छोटी डिटेल्स को भी याद रखने की सलाहियत रखते हैं, और वो सिर्फ उन चीज़ों को याद रखते हैं जिन्हें याद किया जाना चाहिए, ना कि हम जिस तरह बहुत सी बाकी फ़जूल चीज़ों के ऊपर भी अपनी एनर्जी जो है लगा देते हैं, और बाद में हमें याद आता है कि हमने जो मेन चीज़ थी हमने उसके बारे में तो सोचा ही नहीं, हमने उसके बारे में तो काम ही नहीं किया। ये चीज़ उन्हें ना ज़्यादा अक्लमंद बनाती है। जब दूसरे किसी चीज़ का मसला और हल नहीं जान पाते हैं ना, तो ऐसे लोग सिर्फ एक नज़र में देख लेते हैं कि किसी प्रॉब्लम में बुनियादी मसला क्या है और उसके मुमकिन सॉल्यूशंस क्या निकल सकती हैं। 9वीं चीज़ है कि ऐसे लोग ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं। 10वीं चीज़ ये है कि ऐसे लोग हर चीज़ का हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव रखते हैं, ये मुकम्मल कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होते हैं। बात कहाँ से हो रही है, क्या बात हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है, ये सब उनके जहन में होता है। यही वजह है कि उन्हें पता होता है कि किस चीज़ को हमने ज़्यादा अहमियत देनी है, किस चीज़ को हमने कम अहमियत देनी है। और इसके बाद आता है कि ये लोग कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं सोचते हैं, उनके जहन में हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान्स, लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स चल रही होती हैं, और ये सिर्फ आज या वक्ती फ़ायदा नहीं देखते हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो कोई भी फ़ैसला कर रहे हैं ना, पहले ये देखें कि उस फैसले का आउटकम साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद क्या होगा। यही वजह है कि ये लोग दूर अंदेश ज़्यादा होते हैं। तो इन खूबियों को ज़रा ध्यान में रख कर और ख़ुद जायज़ा लेकर आप ये सोचें कि ये आपके अंदर भी मौजूद है या नहीं है। आपको हैरत होगी ये जानकर कि हम में से बेशतर लोगों के पास ये खूबियाँ मौजूद ही नहीं हैं, और यही वजह है कि हमारा ओवरऑल जो शऊर का लेवल है वो तरक्की याफ्ता कौमों से बहुत कम है। अब ज़रूरत के समय की है कि हम भी इन चीज़ों को पहचानें और उन्हें हासिल करने की कोशिश करें, और इन चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हैं। इन आदात को हम अडेप्ट कर सकते हैं। हम इन चीज़ों को किस तरह अडेप्ट कर सकते हैं, जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हम उन लोगों का जायज़ा लें, उनकी तरक्की का जायज़ा लें कि किस तरह उन्होंने तरक्की की है, कौन कौन सी ऐसी मुश्तरका आदात थी उन सब लोगों में या उन सारे ममालिक में जो उन्होंने यूज़ की हैं, जो उनके अंदर ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से उन्हें तरक्की हासिल हुई है। हम उन चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हैं। अडेप्टबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का होना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ मुआशरे की तरक्की के लिए नहीं, ये एक इंडिविजुअल की तरक्की के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप स्टबन रहेंगे, अगर आप ये कहेंगे कि जो मुझे पता है सिर्फ वो ही सही है, तो कभी भी आप इंडिविजुअली भी तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके साथ साथ जो मुआशरा है, जो लोग हैं वो तरक्की कर रहे होते हैं, इवॉल्व हो रहा होता है, टेक्नोलॉजीज़ इवॉल्व हो रही होती है, और अगर आप उसके साथ अपने आप को इवॉल्व नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, अपने अंदर अडेप्टबिलिटी लेकर नहीं आएंगे, तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे, इंडिविजुअली भी और मुआशी तौर पर भी अगर देखा जाए, और मुल्की तौर पर भी आप कभी भी जो तरक्की याफ्ता मुल्क या फिर तरक्की याफ्ता कौम नहीं बन सकते हैं। तो अपने अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें जायज़ा लेना चाहिए और उसके ऊपर हमें काम भी करना चाहिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं और जनाब अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। और मोटापा जो है ना, वो हुस्न का ही नहीं बल्कि हमारी सेहत का भी बहुत बड़ा दुश्मन है, और ये सिर्फ चेहरे के खदो खाल ही नहीं बल्कि आपके पेट को भी चर्बी से भरकर आपको बदसूरत बना सकता है। वज़न में तेज़ी से इजाफे की बड़ी वजह हमारा जो ख़राब तर्ज़ ज़िंदगी है ना, उसको कहा जाता है। आउटिंग के नाम पर हम लोग बाज़ारी जो ग़िज़ाएँ हैं वो खाने का रुझान काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, जिसका नतीजा ये है कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के मर्ज़ में इजाफ़ा हो रहा है, और वहीं जोड़ों का दर्द, अमराज़ क़ल्ब और बाकी जो अमराज़ हैं जिस तरह कोलेस्ट्रोल है या बाकी चीज़ें, उसमें भी इजाफ़ा आम सी बात बन चुका है। वो लोग जो आराम तलब होते हैं ना, बाकायदा एक्सरसाइज नहीं करते हैं और मुरगन ग़िज़ाएँ उनका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो मोटापे का जल्दी शिकार होते हैं। आजकल क्योंकि ख़वातीन ख़ुसूसन लड़कियों में मोटापे से बचने के लिए ना डाइटिंग करने का रुझान बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिससे दीगर अमराज भी जन्म लेते हैं। सबसे पहले ये कि डाइटिंग होती क्या है, और फिर नतीजा निकलता ये है कि जनाब आपका एक तो वज़न दोबारा से बढ़ना शुरू हो जाता है, बाउंस बैक करता है। फिर ये है कि आपका चेहरा बेरौनक हो जाता है जब आप डाइटिंग कर रहे होते हैं, और इतनी जहरीली डाइटिंग कर रहे होते हैं आप। दूसरा ये कि जिस्म में खून की कमी हो जाती है, आपका रंग जर्द पड़ना शुरू हो जाता है,
कम खाना या डाइटिंग करना मोटापा ख़त्म करने का सही तरीका नहीं है। आप रोज़ाना भरपूर ग़िज़ाएँ खाएं, वो ग़िज़ाएँ भी ज़रूर आपके खाने के अंदर होनी चाहिए जिनमें थोड़ा बहुत फ़ैट मौजूद हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट। दूसरा ये कि वो ग़िज़ाएँ कम खाएं जिसमें फ़ैट जो ज़्यादा मौजूद होता है, जिसमें चिकनाई ज़्यादा मौजूद होती है, जो आपको ज़्यादा मोटापे की तरफ लेकर जा रही होती है। तो आज ख़ास तौर पर हम ऐसी चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे कि हम किस तरह डाइट कर सकते हैं और कौन कौन सी डाइट जो है वो ज़्यादा फिजिबल है और जिसका कोई कह लें कि नुकसान नहीं होगा आपको, उस पर बात करेंगे। और आज हम ये भी समझेंगे कि मोटापे को कि आपको कब अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब इसके बाद आपकी जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा कह लें कि कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है अगर इस टारगेट से आप ऊपर चले गए, इस साइज़ से आप ऊपर चले गए। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शिज़ा नौशाही मौजूद हैं हमारे स्टूडियोज़ में, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। शिज़ा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शिज़ा, आजकल जो मोटापा है, डायबिटीज़ हैं, ये एक ही कह लें कि बीमारी की जड़ भी है और दूसरा ये कि ये हम लोग इसमें सरे फहरिस्त भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट पाए जाते हैं। तो मोटापा, हमने आज बात करनी है कि मोटापे से हमने किस तरह बचना है। सबसे पहले तो जो आजकल डाइट्स चल रही हैं, कि आपको लगता है कि वो अच्छी डाइट्स हैं और उसका कोई फ़ायदा होता है? ऐसी बहुत सारी डाइट्स हैं जो बहुत अच्छी भी हैं, बट हमारी जो जनरेशन है ना वो क्विक काम करने पे ज़्यादा फोकस करती है। वो किसी एक फूड को पकड़ लेती हैं और वो कोशिश करती हैं कि हम उस फूड के थ्रू जो है अपना वज़न बहुत तेज़ी से कम करने। लाइक आजकल वाटरमेलन का सीज़न चल रहा है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाटरमेलन को पकड़ा हुआ है और दिन में सिर्फ 3 से 4 दफ़ा सिर्फ तरबूज खा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उनका वज़न कम होगा, और हो भी रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, बट उन्होंने आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 2 वीक, आफ्टर 1 मंथ उसको स्किप कर देना है, उसको छोड़ देना है। तो वो जब छोड़ देते हैं तो उनका वेट ऑटोमेटिकली डबल से भी नहीं बल्कि ट्रिपल गेन होना शुरू हो जाता है, और फिर साथ उनकी बॉडी में जो है वो अलग वीकनेस आना शुरू हो जाती है। जैसे आपने कहा, रंग येलो होना शुरू हो जाता है, अनीमिया वाली साइड पे हम लोग चले जाते हैं, खून की कमी वाली, शुगर, और हमें सांस चढ़ना है और हम बहुत थके थके फील करते हैं। इवन कुछ करना भी नहीं है, उसके बाद भी बहुत थकावट फील होती है हमारी बॉडी के अंदर। 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है वेट लॉस और एक होता है फैट लॉस। अच्छा, वेट लॉस में ये होता है कि हम लोग क्विकली अपना वेट लॉस कर लेते हैं। उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ओके, इलेक्ट्रोलाइट्स जिन्हें हमारी बॉडी को मेंटेन रखना है, हमारे वाटर लेवल को हमारी बॉडी के अंदर उन्होंने मेंटेन रखना है। तो वो आप एक मंथ में भी जो है लोग जो है वो 10 किलो 15 किलो वजन कम कर रहे हैं वेट लॉस से। बट फैट लॉस एक सबसे बेस्ट मेथड है। फैट लॉस ये होता है कि आपकी बॉडी पे जिस पार्ट पे भी फैट चर्बी आई हुई है ना बहुत ज़्यादा, हमने उसको पिघलाना है। अच्छा, कुदरती तौर पे हमने उसको अपने अंदर से ख़त्म करना है, और वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। फैट लॉस में आपके अंदर बॉडी से कभी भी इलेक्ट्रोलाइट्स ख़त्म नहीं होते। वेट लॉस में हमारी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रोलाइट्स ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमें बहुत हमारी इंटरनल में भी ऊपर से बहुत हसीन लगने लग गए हैं, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगने लग गए हैं, आप कमज़ोर भी बहुत कमज़ोर। उसकी सबसे पहली और बड़ी निशानी ये है कि आपको सांस बहुत ज़्यादा चढ़ना शुरू हो जाता है। आप थोड़ा सा भी चलते हो, थकावट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और चेहरे पे रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, जिससे पता चलता है। हाँ, फिर लोग ये नहीं कहते भाई आपने वजन कम किया है, भाई कहते हैं भाई बीमार हो, बहुत टाइम से बीमार हो, क्या हुआ है आपको। तो वो एक्चुअली ये डिफरेंस है। अगर हमारी जनरेशन इसी को अंडरस्टैंड कर लेना तो वो वजन आसानी से कम कर सकते हैं। मतलब आपने वेट लॉस नहीं करना, आपने फैट लॉस फैट लॉस करना है, वो भी हेल्दी वे से करना है। हमने प्रॉपर अपनी डाइट को, अपने फूड, अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेसिक 5 फूड ग्रुप्स बनाए हैं जी, ठीक है। हमने उसके थ्रू ही करना है, हमने किसी एक चीज़ को नहीं पकड़ के करना। लेकिन अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ऐसी चीज़ें या काफ़ी ऐसी डॉक्टर्स या एक्सपर्ट्स भी आजकल वीडियोस बना रही हैं, आजकल डाइटिंग प्लान दे रही होती है सोशल मीडिया पे कि आप ये कर लें तो आपका जो 5 किलो वज़न है वो 1 हफ्ते में गिर जाएगा, आपका 10 किलो वज़न है वो 1 महीने में आप उसको कम कर लेंगे। तो क्या वाकई ही इतना ज़्यादा वज़न जो है वो 1 महीने में या 1 हफ्ते में हम कम कर सकते हैं? इसका सबसे पहला पॉइंट ये, सबका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। मेरा मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, मेरे पास कोई पेशेंट्स आ रहे हैं उनका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, आपका मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। क्या पता मैं 5 किलो कम कर रही हूँ तो वो जो अगला है वो सिर्फ 1 kg कम करे,
कुछ जो है सिर्फ इंचीज में लॉस करे, तो वो हमारे मेटाबॉलिज्म पे ये चीज़ डिपेंड करती है। लेकिन क्या ये हेल्दी है कि आप एक हफ्ते में जो है वो 5 किलो वजन कम कर रहे हैं? बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। हमें मंथली 3 से 4 किलो कम करना है, इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते हम लोग। मंथली, नॉट वीक। ओके, ठीक है। और जैसे अभी आपने बात की कि सोशल मीडिया पे बहुत डाइट प्लान्स आ रहे हैं, हर बंदा जो है, फीमेल है मेल है, उनकी कुछ लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं। अगर हम उसको ना देखें तो कुछ फूड्स हमारी बॉडी को सूट करते हैं, कुछ नहीं करते। आप कोई ऐसा प्लान फॉलो कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग दालचीनी को पकड़ लेते हैं, दालचीनी बहुत फेमस हुई हुई है, तो क्या पता जिसने देखा है सोशल मीडिया पे वो उसकी कंजप्शन करना शुरू कर दे, तो उसको कोई और मसला, वो उसको एलर्जी हो जाए उससे, उसका सांस खराब होना शुरू हो जाए, क्योंकि हर चीज़ बंदे को सूट करती है कि किसने कितनी लेनी है और कितनी क्वांटिटी में लेनी है। और हम लोग हमेशा एक चीज़ डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट टाइम डाइटिंग शुरू किया है किसी भी पेशेंट ने, तो हम लोग डायरेक्टली 1 चम्मच नहीं स्टार्ट कर लेते। अगर हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हमारा पोर्शन साइज होता है, हम लोग पहले टीस्पून से, कुछ पिंचेस से, फिर टीस्पून से, फिर टेबल स्पून पे हम लोग जाते हैं, ताकि हमारा स्टमक अपसेट ना हो। तो इसलिए आप लोग सोशल मीडिया पे कोई प्लान अगर देखते हैं, तो आप जिसने भी वो फॉरवर्ड किया, आप उनसे कॉन्टेक्ट करें, अपना प्रॉपर उन्हें हाइट बताएं, अपनी प्रॉपर वेट बताएं, वो आपका BMI कैलकुलेट करेंगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी अपनी कैलोरीज निकलेंगी। फॉर एग्जाम्पल डाइट प्लान है 1200 कैलोरीज का, बट आपकी बॉडी को 1000 कैलोरीज चाहिए, ठीक है, तो 1200 से तो आप गेन करेंगे, फिर आप लॉस नहीं करेंगे। तो अपनी अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग कैलोरीज निकालें, निकलवाएं, अगर आपको नहीं आती तो उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान सेट करें। लेकिन क्या ये BMI खुद घर पे भी चेक कर सकते हैं लोग या नहीं? बहुत ईजी है। आप अपने मोबाइल्स में प्ले स्टोर से जो है BMI की एप्स हैं, आप वो डाउनलोड करके उसको इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपना चेक कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं कि आपको कितनी कैलोरीज चाहिए। बिल्कुल ऐसी है। जो हमारा 18 से 25 की अगर आपकी रेंज आ रही है ना, तो दैट्स मीन कि आप हेल्दी वेट में हैं। अच्छा। अगर 18 से नीचे आपका BMI जा रहा है तो आप अंडर वेट में हैं। अगर 25 से ऊपर जा रहा है तो वो फिर हमारी कैटेगरीज होती हैं, पहले ओवरवेट आता है, फिर ओबीज आता है, फिर ओबीज 1 आता है, ओबीज 2, ओबीज 3 आता है। तो वो आप इजीली, बल्कि मैं तो यही कहूँगी सब अपने मोबाइल्स में इस चीज़ को डाउनलोड करें और अपने आप को एक्टिव रखें। मतलब 18 से 25 के दरमियान आपका आ रहा है तो यू आर हेल्दी। अच्छा, दूसरा फिर अगर हमने वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है, सॉरी, अगर फैट लॉस करना है तो हमें किस तरह की फिर डाइट लेनी चाहिए? हम लोगों को पहले ये ख्याल रखना चाहिए कि अपनी डाइट में 5 बेसिक फूड ग्रुप्स होने चाहिए। इसमें मैंने पहले भी जिक्र किया। अब आप लोग सोच होंगे ऐसे कौन से 5 बेसिक फूड ग्रुप्स हैं। सबसे पहले उसमें सब्जियां आ जाती हैं, फल आ जाते हैं, हमारे गोश्त आ जाते हैं, और जो है हमारी दालें वगैरह आ जाती हैं, और दूध। इन 5 तरह के फूड ग्रुप से हम लोगों ने अपना वेट लॉस करना है। और हमने इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम लोग अपना पोर्शन साइज कंट्रोल कर लेना, तो हमें कभी भी प्रॉपर इतने हैवी डाइट प्लान फॉलो करने ही नहीं पड़ेंगे। जहाँ आप 2 रोटियाँ खाते हैं, आप उसको 1 पे ले आएं, जहाँ आप 1 खाते हैं उसको आप आधी पे ले आएं। सब अपना पोर्शन साइज, अपने टाइम मैनेजमेंट को कंट्रोल कर लें। उसके अलावा आपका वेट ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा और आप इस चीज़ को खुद फील करेंगे और आपका चेहरा बेरौनक भी नहीं होगा। आप बहुत लेकिन हम जब इस जर्नी पर आते हैं कि हमने वज़न अपना कम करना है, तो हम रोटी चावल ये चीज़ें और बाकी जिसमें फ़ैट ज़्यादा होता है, ऑयली चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं, या जिसमें मीठा ज़्यादा होता है वो भी छोड़ देते हैं। और दूसरा ये कि रात का खाना भी हम छोड़ देते हैं कि हम लोग रात का खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर खा लेंगे फिर उसके बाद नींद आएगी, फिर उसके बाद हम सो जाएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज करने का तो हमारा दिल करता नहीं है, तो हम रात का भी खाना छोड़ देते हैं। तो क्या ये प्रैक्टिस भी हमारी सही है? सबसे बड़ा जो मसला चल रहा है ना, वो यही है कि हम लोग जैसे आपने कहा कि एक टाइम का मील मिस कर देते हैं। एक टाइम का मील मिस करने से भी हम मोटापे वाली साइड पे जाते हैं। अच्छा, ठीक है। हमें लेना है, हमारे 3 मेजर मील्स हैं ना, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, तीनों लेने हैं हमने, पर उसमें अपना पोर्शन साइज कंट्रोल करके। अगर मैं लंच की बात करूँ तो लंच में रोटी मत खाएं आप सिर्फ एक हैवी सा बाउल सलाद का बनाएं और सिर्फ वो खाएं जो फाइबर रिच हो और प्रोटीन रिच हो। सिर्फ वो बनाएं और वो लें। अगर ब्रेकफास्ट की बात करें तो ब्रेकफास्ट में 2 पीस ब्रेड के ले लें, एक साथ उबला हुआ अंडा ले लें, या खाली 2 उबले हुए अंडे खा लें, वाइट पार्ट। अच्छा, ठीक है, विदाउट योक, उसका योक नहीं खाना, विदाउट योक। और अगर आप 1 अंडा खा रहे हैं तो विद योक भी ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और रात को आधी रोटी खा लें, ना आप सारी खाएं। इस तरीके से लिटरली मैं ऐसे ही डाइट प्लानिंग करवा रही हूँ और लोगों का बहुत अच्छा वेट लॉस हो रहा है, हेल्दी वेट लॉस हो रहा है, फैट लॉस, वेट लॉस हेल्दी हो रहा है। तो आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। लेकिन अब जिस तरह मैं हूँ, मुझे सुबह नाश्ते में चाय की ज़रूरत होती है, मैंने चाय नाश्ते के साथ पीनी ही है। तो जो डाइट करेंगे तो वो चाय, कॉफ़ी, ये चीज़ें साथ ले सकते हैं, नहीं ले सकते? दूध वाली चाय पी सकते हैं, नहीं पी सकते हैं? ले सकते हैं।
कैसे ले सकते हैं। अगर चाय फॉर एग्जांपल कोई एक पेशेंट है, वो आके ये कह रहा है भाई मैं दिन में 4 कप चाय पीता हूँ, लोग पी रहे हैं 3 या 4 कप चाय पी रहा हूँ, तो हम लोग उनका अगेन, मेरी पहली वाली बात, हम पोर्शन साइज पे आ जाएंगे। अच्छा। उसको पहले 4 से 3 पे लेके आएंगे एक हफ्ते में, 3 से 2 पे लेके आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको 1 कप पे ले आएंगे। आपने जैसे बात की आप 1 कप सुबह ले रही हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप उसमें वाइट शुगर ऐड ना करें। अच्छा। आप अपनी चाय लें, ब्रेकफास्ट जो भी आप ले रही हैं, बस उसमें आप वाइट शुगर ऐड ना करें। बट अगर आप देखती हैं कि पूरा दिन में आप और मीठा नहीं खाती, आप सिर्फ चाय में जो है वो शुगर का इस्तेमाल कर रही हैं, तो आप 1 टीस्पून के इक्वल अपनी डाइट में ले सकती हैं। ठीक है, अपनी चाय में आप शुगर ऐड कर सकती हैं 1 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, मुझे ये भी शेज़ा बताएं कि डाइट में हम लोग सारे शुगर कंटेंट भी निकाल देते हैं और सॉल्टी कंटेंट भी निकाल देते हैं, मतलब जो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि हमें एक दिन में प्रोवाइड करना चाहिए अपनी बॉडी को शुगर भी और कहीं ना कहीं सॉल्ट भी, जिसकी ज़रूरत हमारी बॉडी को होती है? अगर हम लोग शुगर की सबसे पहले बात करें तो शुगर हमारे पास कुदरती शुगर मौजूद है दुनिया में, फलों की फॉर्म में। हम लोग अपनी डाइट में फलों का इंटेक ज़्यादा करें। अगर देखा जाए तो हम लोग, अगर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं जो कुछ भी, हम लोग सिर्फ कभी हुआ फ्रूट्स खा लिए, मतलब शौक से हमारा एक पैटर्न नहीं है। हाँ। नहीं है, तो आप लोग चीनी को स्किप करके या हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फ्रेश फ्रूट्स को अपनी लाइफ में ऐड करें। अच्छा, ठीक है, एप्पल खा लें, बनाना खा लें, तो वो आपकी जो एक चीनी खाने की क्रेविंग्स होती है ना, वो आपकी खत्म हो जाएगी। और सॉल्ट का, सोडियम का भी एक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारे उसने जो वाटर को रिटेन करना होता है और वो उसको सेल्स के अंदर लेके जाना होता है, तो उसको किस तरह हम, ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं उसके ऑल्टरनेटिव हम लोग विनेगर्स यूज कर सकते हैं, सेब का सिरका। अच्छा, ठीक है, और लेमन यूज कर सकते हैं। ओके। ठीक है, जो नमक है वो हम लोग उनको मना करते हैं जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, और उनका भी हम लोग बिल्कुल खत्म नहीं करते। हमारे पास एक रेंजेस होती हैं, उसके को देखते हैं वो किस स्टेज पे है, उसकी जो कार्डियोवैस्कुलर के जो इश्यूज हैं वो किस स्टेज पे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनको भी देते हैं, बट बहुत मिनिमम सा, क्योंकि सॉल्ट हमारी बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर रहा है। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स काम नहीं कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो हम लोग तो वैसे गिरते फिरते फिरेंगे, चक्कर आ रहे हैं, और आजकल गर्मी है, गर्मी की वजह से वैसे भी ज्यादा आ रहे हैं। हाँ। और स्वेटिंग का मसला होना शुरू हो जाता है हम लोगों को, तो सॉल्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अल्टरनेटिव हम लोग विनीगर्स ऐड कर सकते हैं और लेमन यूज कर सकते हैं। लेमन यूज कर सकते हैं, और विनेगर उसका अल्टरनेटिव हो सकता है, लेकिन वो क्या सब यूज कर सकते हैं? और लेकिन इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? क्या इसकी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो जाएंगे? अगर जैसे विनेगर, बहुत से लोग हैं एप्पल साइडर विनेगर जिसको कहा जाता है, सुबह निहार मुंह पीते हैं गर्म पानी के अंदर डाल के एप्पल साइडर विनेगर वेट लॉस के लिए, तो क्या ये ठीक है उनके लिए पीना? एक्चुअली जो एप्पल साइडर क्योंकि एसिडिक होता है ना, है तो ये एसिड ही ना, और पी भी खाली पेट। हाँ, खाली पेट। तो इसका तरीका ये होता है कि हमें सलाद में ऐड करके लेना है। अच्छा, हमें सुबह निहार मुंह ना रात को सोने से पहले और ना सुबह निहार मुंह। आप अपने किसी मील के बाद, अगर आपको बहुत है कि आप इससे ठीक, अच्छा एप्पल साइडर विनेगर ना सूट करने की बात है। अच्छा, किसी को सूट करता है, किसी को सूट नहीं करता, किसी को स्टमक इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एसिडिक सबसे बेस्ट तरीका है कि आप ना तो रात को सोने से पहले लें और ना आप लोग सुबह निहार मुंह लें। आप लोग इसको अपने सलाद में ऐड करें, या जो भी सालन बना हुआ है थोड़ा सा उसके ऊपर आप जो है वो डाल सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और अगर आपने पानी ही पीना है, आपको सूट किया हुआ है, तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि आप अपने खाने के बाद उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, उससे पहले सुबह निहार मुंह तो एम्प्टी स्टमक तो बिल्कुल भी ना पिए। एम्प्टी स्टमक का सबसे बेस्ट ये है कि आप लोग सिंपल नींबू पानी पी लें, नींबू पानी पी लें, उसी से आपका फैट इजीली लॉस होना शुरू हो जाएगा। नीम गर्म पानी लें और उसमें आप जो है लेमन ऐड कर लें। किसी को लेमन भी सूट नहीं करता, तो आप सिर्फ नीम गर्म पानी पी लें। नीम गर्म पानी पी लें, ठीक है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं जी सुबह उठते सारी आप कॉफ़ी पिएं, कॉफ़ी से भी आपका वेट लॉस होता है, या बुलेट कॉफ़ी आजकल चल रही है, ब्लैक कॉफ़ी आजकल चल रही है, डिफरेंट कॉफ़ीज़ हैं, वो पिएं, उससे भी आपका वेट लॉस होता है। ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस आ रही हैं, ये लिटरली हमारे स्टमक को अंदर से ख़त्म कर रही है। हम जब खाली पेट ये चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, एप्पल साइडर्स लेते हैं ना खाली पेट, तो हमारी बॉडी में कार्बोलिक एसिड होता है, नहीं बनना शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा, जो हमारी स्टमक की लाइनिंग को डिस्टर्ब कर देता है। उससे आपको स्टमक अल्सर, स्टमक पेन और स्टमक बर्निंग शुरू हो जाती है। तो इन चीज़ों को सुबह निहार मुंह आप मना करें। अगर आप लोग ले रहे हैं तो इसको अवॉइड करें, और प्लीज़ किसी को सजेस्ट मत करें। अपने किसी स्नैक में इसको ऐड करें, ठीक है? उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हमने अपनी हेल्थ को सही करते करते हेल्थ को और बिगाड़ना नहीं है, उसको हमने पॉजिटिव तरीकों से लेकर चलना। अच्छा, दूसरा शेज़ा, क्या नाश्ते में दही खाने से हमारा वजन कम होता है कि नहीं होता? फैट फ्री,
फैट फ्री दही खाने से? यस, स्किम जिसे हम स्किम योगर्ट कहते हैं, योगर्ट, हाँ। उस तरीके से वो खाने से बहुत अच्छा होता है। और आपका जो योगर्ट है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। अब जैसे गर्मियाँ चल रही हैं तो आप लोग सुबह 1 कप जो है वो योगर्ट ले सकते हैं। उसमें एक बहुत अमेजिंग सा इंग्रेडिएंट है जिसे हम लोग बोलते हैं तुकुमलंगा, बेसिल सीड्स। आप लोग वो ऐड करके लें बीच में। अच्छा। वो उसको हम लोग पहले सॉक कर लेते हैं, मैक्सिमम 20 मिनट्स आप इसको सॉक या करके ओवरनाइट आप रख लें, अपनी मर्जी आपकी। अगर उसमें पर ये कुछ लोग की होती है, हम लोग टाइम नहीं मिलता, हम लोग बिजी होते हैं, लेट नाइट आते हैं, तो आप 20 मिनट्स भी रख सकते हैं। मतलब वो एक आप बात खत्म कर दिया कि सारी रात भी गोना कंपलसरी है, आप 20 मिनट्स भी कर सकते हैं। मतलब अपनी ओरिजिनल शेप में आ गए हैं तो वो योगर्ट में ऐड करके आप वो पिएं। सिर्फ ये अपना ब्रेकफास्ट लें, 1 कप योगर्ट, उसमें 1 टेबलस्पून बेसिल सीड्स। बेसिल सीड, तुकमलंगा जिसे कहा जाता है, वो पिए और उससे मतलब ये वेट लॉस होता है। उसमें आप बादाम भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। डिफरेंट चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपने करना है तो आपका कोई भी सीजनल फ्रूट पड़ा है वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। बनाना ऐड कर लें, एप्पल ऐड कर लें, अब आड़ू का सीजन चल रहा है, आप वो ऐड कर लें। तो मैंगो नहीं करना क्योंकि उसमें शुगर ज्यादा होती है, वो वेट लॉस के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर खाना भी है तो बहुत कम पोर्शन में आपने वो खाना है, वो भी हफ्ते में 1 या 2 दफा खा सकते हैं। 1 या 2 दफा उसको रोजाना इंटेक नहीं करना है। अच्छा, दूसरा हम लोग ज़्यादातर नाश्ते में, जैसे आपने भी कहा कि 2 ब्रेड के स्लाइस हमें सुबह नाश्ते में लेने चाहिए, लेकिन ब्रेड से आपका वजन ज़्यादा नहीं होता है, हमने तो ये सुना हुआ है। नो, ठीक है, हम लोगों ने लेनी है व्हीट ब्रेड। अच्छा। जो गंदम की रोटी होती है ना, इजीली आपको कहीं से भी शॉर्ट से मिल जाती है, वाइट वाली नहीं लेनी। अच्छा। आजकल एक शुगर ब्रेड, ब्राउन ब्रेड का भी बहुत ज़्यादा है, वो वाइट ब्रेड और शुगर ब्रेड ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा, ठीक है। जैसे शुगर ब्रेड के नाम से लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं कि हमने शुगर ब्रेड खा रहे हैं, वो एक्चुअली ब्राउन ब्रेड होती है। हाँ। ठीक है, दोनों की कैलोरीज सेम है। ओके, सिर्फ उसका कलर ब्राउन है और उसका वाइट है। यस, और सिंपल थोड़ी सी चीजें ऐड हैं ब्राउन में, फाइबर ज्यादा है ब्राउन में वाइट की निस्बत। अच्छा। कैलोरीज, हमें मेन बात तो कैलोरीज की है ना, वो दोनों में सेम है। आपने व्हीट जो है वो ब्रेड का इस्तेमाल करना है। अगर आपको फिर भी एक है कि भाई हम रबर रोटी से भी वजन ज़्यादा हो जाएगा, तो आप सिंपल इतनी अमेजिंग सी रेसिपीज, जैसे मैंने आपको ये योगर्ट वाली बताई है, आप वो ले लें, या आप एक ग्लास दूध के अंदर ही बेसिल सीड्स ऐड करके ले लें। अच्छा। या सिंपल 2 अंडे खा लें। ठीक है, बॉइल्ड एग ले सकते हैं आप लोग। तो वैसे व्हीट ब्रेड से कभी भी आपका वेट गेन नहीं होगा, बल्कि आप नीचे ही आएंगे, वेट लॉस होगा। वेट लॉस ही होगा, और बड़ी इजीली अवेलेबल है मार्केट में, होल ग्रेन ब्रेड है, इस तरह की चीज़ें वो आराम से मिल जाती हैं। अच्छा, दूसरा ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी किया जाता है जब हम वेट लॉस जर्नी में आते हैं। तो कुछ हमारी ग्रॉसरी होती है जो हम जाके स्पेशली वेट लॉस करने के लिए लेकर आते हैं, जिसमें ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं। तो क्या ऑलिव ऑयल से भी हमारा वजन कम होता है? बहुत ज़्यादा होता है। ऑलिव ऑयल बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। वो ओमेगा 6 रिच्ड है, ओमेगा उसमें बहुत ज़्यादा है। बट जो ऑलिव ऑयल की अगर हम बात करें ना, तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव में आ जाता है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो हमने पेशेंट को देख के, उसका इकोनॉमिकल लेवल देख के हम लोग उनको चीज़ें रिकमेंड करते हैं। अगर तो कोई ऑलिव ऑयल अफोर्ड कर रहा है तो वो बेस्ट है। और उसका सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि खानों में तो हम उसको इतना इंटेक नहीं करते, आप एक बाउल सलाद का ही लेके उसमें ही 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर दें। अच्छा, मतलब और वो बड़ा थोड़ा जूसी टाइप भी हो जाएगा और बहुत मज़े का भी हो जाएगा। आप उस तरीके से भी ले सकते हैं, और ये आपको डायबिटीज़ से भी महफूज मतलब सीजनिंग के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप सीजनिंग के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, या आप वैसे भी 1 टेबलस्पून खा सकते हैं। अच्छा, आप वैसे भी उसको डायरेक्टली ऑरली ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। उससे भी आपका वेट लॉस होता है? उससे भी आपका वेट लॉस होता है। मतलब ये हेल्दी वेट लॉस के जो चीज़ें थी वो हमने आपको बताई हैं कि आप किस तरह हेल्दी वे में जाके अपना वेट लॉस या जो मैस लॉस है, जो आपने टारगेटेड अपना फैट लॉस है वो करना है। वो चीज़ें थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की हैं। शीज़ा हमारे साथ मौजूद थी। शीज़ा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आप हमें टिप्स देके जा रही हैं कि किस तरह हमने अपनी सेहत को बरकरार रखना है। दूसरा ये कि हमने हेल्दी भी रहना है और मोटापे से भी छुटकारा हासिल करना है। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं उस ब्रेक के बाद।